नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल आत्म परिचय कविता। इस वीडियो में हम आत्म परिचय कविता के विषय में, उनके कवि के विषय में और सिर्फ पहले 4 जो पैराग्राफ हैं उन्हीं का भावार्थ, उनकी व्याख्या और उनसे संबंधित प्रश्न जो सीबीएसई में पूछे गए हैं वो ही हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी आत्म परिचय, जो टाइटल, जो शीर्षक दिया गया है इस कविता का, उसके बारे में। अब देखिए, आत्म शब्द का अर्थ होता है अपना, परिचय मतलब जानकारी, अर्थात अपने बारे में बताना, और इंग्लिश में आप इसको कहते हो सेल्फ इंट्रोडक्शन, अर्थात अपने बारे में जानकारी देना। तो यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन इस कविता के माध्यम से अपने बारे में बताते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अपने बारे में वो क्या बता रहे हैं, तो अपने बारे में वो दुनिया का, समाज के साथ उनका कैसा रिश्ता रहा है वो इस कविता के माध्यम से हमें बता रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कवि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ और 2003 में उनकी मृत्यु मुंबई में हुई। बच्चन जी 1942 से लेकर 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे और उसके बाद वो विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और निशानी मंत्रण हैं। उनका जो हिंदी साहित्य में समय है, साहित्य का, हरिवंश राय बच्चन जी का, उसको हालावाद के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, कविता के बारे में जानकारी लेते हैं कि इस कविता में हमें क्या बताया गया है। प्रस्तुत ये जो कविता आत्म परिचय है वो कवि के अपने जीवन से संबंधित है। खुद कवि अपने बारे में इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि अपने आप को जानना, हम स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। हम दूसरे के बारे में तो बहुत जल्दी जान लेते हैं, समझ लेते हैं वो ऐसा है, वो ऐसा है, पर हम अपने बारे में नहीं जान पाते हैं और वो जानना कवि को सबसे कठिन काम लगता है। कवि कहते हैं कि सोसाइटी के साथ, समाज के साथ व्यक्ति का खट्टा मीठा रिश्ता है। कभी समाज उसके हित में काम करता है तो कभी उसको लगता है कि समाज मेरे भले का काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी सोच रखना और ऐसे काम करना, तो यहाँ पर ये रिश्ता खट्टा मीठा लेखक ने बताया है। और लेखक कहना चाहते हैं कि मैं समाज के साथ, दुनिया के साथ एक अलग ही रिश्ता रखता हूँ। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो अपनी विचारधारा, अपनी सोच के अनुसार चलते हैं। इस तरह संसार में रहना भी कवि के लिए आवश्यक होता है और अपनी विचारधारा के अनुसार चलना भी उन्हें सही लगता है। तो यही इस कविता में उन्होंने मुख्य रूप से बताया है। तो अब हम बात करेंगे आगे कि कोई भी परीक्षा में जैसे प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में, तो पूछते हैं कि आपको एक कविता की 4 लाइनें दे दी जाती हैं और पूछते हैं इसका संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ क्या होता है, प्रसंग क्या होता है, व्याख्या कैसे की जाती है, वो मैं आपको इस कविता की व्याख्या करने से पहले समझाना चाहती हूँ। तो देखिए, संदर्भ का अर्थ होता है कि आपका जो कविता या जो पाठ कहाँ से लिया गया है, आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम और आपका पाठ का नाम, उस कविता या पाठ का नाम और उसके कवि या लेखक का नाम, ये आपको बताना होता है संदर्भ में। जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर दिया है, आपकी पुस्तक आरोह 2, ये पाठ्य पुस्तक का नाम आप बताओगे। फिर आप कहोगे कि कविता है आत्म परिचय और कवि का क्या नाम है, हरिवंश राय बच्चन। तो ये हो गया संदर्भ। अब हम बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग में हम बताते हैं कि जो कविता है उसमें से भी आपको जो लाइनें दी गई हैं एग्जाम में,
उन पंक्तियों में कवि क्या विचार प्रकट करना चाहते हैं, क्या भाव बताना चाहते हैं और कौन सी घटना की ओर इशारा किया गया है, ये हम जानते हैं प्रसंग में। अब व्याख्या क्या होती है? व्याख्या होती है दी गई पंक्तियों का सरलार्थ। जो पंक्तियां दी गई हैं उनको हम सरल करके समझाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कविता। तो कविता की व्याख्या करने से पहले हम कविता पढ़ेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो आइए अब हम जानते हैं पहले शब्दार्थ, फिर पंक्ति टू पंक्ति, लाइन टू लाइन हम अर्थ समझेंगे। अब है मैं स्वयं कवि, जग मतलब संसार, और भार मतलब वजन, या भार का मतलब है अपनी जिम्मेदारियां, अपना कर्तव्य। कवि की एक मनुष्य होने के नाते, किसी परिवार का सदस्य होने के नाते, समाज का एक हिस्सा होने के नाते उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो कवि यहाँ क्या कहता है? मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी कर्तव्यों को समझता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, फिर भी लोगों के लिए मैं स्नेह और प्रेम के भाव अपने हृदय में रखता हूँ। तो देखो, दो पंक्तियों का अर्थ हम एक बार जानेंगे। कवि कहते हैं कि मैं इस संसार की जिम्मेदारियों को समझता हूँ, परंतु फिर भी मैं अपने हृदय में लोगों के प्रति प्रेम का भाव रखता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिसको छूकर। अब ये बात करते हैं अपने मन की, और अपने मन में प्रेम के भावों की बात करते हैं। तो कहते हैं कि मेरे मन में प्रेम के भावों का जो उद्घाटन हुआ, प्रेम के भाव जो आए, प्रेम के उद्गार जो आए, वो किसी ने झनकृत कर दिया, अर्थात इनकी जो पत्नी हैं उनके कारण के हृदय में प्रेम के भाव आए। तो कहते हैं कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम इन चारों पंक्तियों की व्याख्या करें तो हम किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मैं अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां समझता हूँ, परंतु अपने हृदय में प्रेम के भाव भी रखता हूँ। अर्थात कवि अपनी सांसारिक जिम्मेदारी निभाते हुए परेशान व दुखी नहीं बल्कि खुश हैं। कवि का जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर झनकृत कर दिया, जिसके बाद उनका जीवन संगीत से भर गया। कवि कहते हैं कि किसी के स्नेह ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मेरे हृदय में प्रेम का ही स्थान है। कवि के जीवन को संगीत की मधुरता से भर दिया है। आगे देखिए अगली चार लाइनें। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह मतलब प्रेम, सुरा का मतलब होता है नशीला पदार्थ, आप यहाँ पर उसको शराब ले सकते हो। तो स्नेह रूपी शराब की बात कर रहे हैं यहाँ पर कवि। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं तो प्रेम के नशे में हूँ, तो संसार क्या है, क्या कहता है, उसकी मुझे कोई भान नहीं है, मैं उसके बारे में उतना सोचता नहीं हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते। संसार उन्हीं का ध्यान रखता है जो संसार को महत्व देते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने मन के अनुसार रहता हूँ, इसलिए संसार के क्या सोचता है, क्या कहता है, उसका मुझे कोई भान नहीं है, कोई मतलब नहीं है। देखो, इन पंक्तियों को हम व्यावहारिक जीवन से जोड़ें तो कई बार देखो हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे मन में ये भाव आता है कि मैं ऐसा करूँगा, भले ही हम अपनी जगह पर सही हैं, हम समाज की कुरीतियों के विरोध में जा रहे हैं, पर लोग उनको ही सही मानकर हमारा विरोध करते हैं। तो यहाँ पर कवि ने उस बात को समझाया है कि आप अपना उद्देश्य निर्धारित कीजिए और एक रास्ते पर चलिए।
लोग भले ही आपके बारे में कुछ भी कहें, आप उसकी परवाह मत कीजिए। तो ये बात हमें इन पंक्तियों के माध्यम से सीखने को मिलती है। तो एक बार मैं फिर से वो बता रही हूँ आपको, ये कविता की पंक्तियाँ अगर आपको परीक्षा में लिखनी हो तो आप कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मैंने स्नेह रूपी शराब का सेवन किया, अर्थात मैं प्रेम के नशे में हूँ और मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दुनिया की जो बिना मतलब वाली बातें हैं उसके मुझे कोई परवाह नहीं है। संसार सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में जानकारी रखता है जो समाज को और संसार को महत्व देता है। मैं तो अपने मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हूँ। आगे हम बात करते हैं इसके काव्य सौंदर्य के बारे में। परीक्षा में पंक्तियां जो दी जाती हैं उसके में संदर्भ, सप्रसंग और उसके साथ व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी पूछा जाता है। तो काव्य सौंदर्य में आपको क्या बताना होता है? एक तो उन पंक्तियों में किन बातों को विशेषता दी गई है, विशेष क्या है उसमें। दूसरा, उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, उसके अलावा कौन सा अलंकार, ये सब भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो देखिए यहाँ पर कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है। उन्होंने माना है कि उनकी पत्नी ने उनके हृदय को झंकृत कर दिया है, प्रेम के भाव से भर दिया है। दूसरा है, संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है। क्या कहा है? संसार उन्हीं को महत्व देता है जो संसार की बातें सुनते हैं, मानते हैं। स्नेह सुरा और सांसों के तार में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जगजीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार भी है, एक वर्ण की आवृत्ति हुई है। खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। किया करता हूँ, लिया फिरता हूँ की आवृत्ति से इस कविता में गीत की मस्ती दिखाई देती है। तो ये था इस पद का काव्य सौंदर्य। और हम आगे चलते हैं इनके प्रश्नों की तरफ। इस जो पैराग्राफ में कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं अभी तक सीबीएसई के एग्जाम में जो आए हैं? जगजीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या मतलब है, क्या आशय है? अगला है, स्नेह सुरा से कवि का क्या आशय है? आशय स्पष्ट कीजिए, मतलब आपको ये जो पंक्ति दी है उसका मतलब बताना है। जग पूछ रहा उनका जो जग की गाते। सांसों के तार से कवि का क्या मतलब है? आपके विचार से उन्हें किसने झनकृत कर दिया? तो ये प्रश्न है, मैंने आपको समझाया। और यहाँ पर आप पैराग्राफ में अर्थ भी मैंने लिखा हुआ है, तो आप एक बार फिर से पढ़ोगे, सुनोगे और इनके उत्तर खुद से लिखोगे। आगे हम चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। तो दूसरा पैराग्राफ है, मैं निज के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। देखिए इस पैराग्राफ में हम क्या देखेंगे? कवि की बेफिक्री। हम इस दुनिया में आकर, संसार में रहकर हमेशा चिंतित रहते हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है कि कर्म अपना रखिए, फिर चिंता नहीं करनी है। और वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कवि यहाँ पर खुश है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से हमें जो सीख मिलती है कवि के द्वारा वो ये है कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, मनुष्य को खुश रहना चाहिए। तो देखो, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उर मतलब हृदय, उद्गार मतलब भाव। कवि क्या कहते हैं? मैं अपने हृदय के भाव रखता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और मेरे मन ने मुझे जो भेंट दी हैं, जो गिफ्ट दी हैं, वो मैं मेरे साथ रखता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता। अपूर्ण का मतलब है जो पूरा ना हो,
खाली। तो यहाँ पर संसार को खाली कहा है क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसलिए कहते हैं कि ऐसा संसार मुझे पसंद नहीं है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मेरे पास अपना एक खुद का संसार है, तो ये दुनिया जो है इसका खालीपन मुझे पसंद नहीं है। इन पंक्तियों को आप परीक्षा में आने पर कैसे लिखोगे वो मैंने यहाँ पर बताया है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मैं अपने मन के भावों को महत्व देता हूँ, मुझे खुशी के जो उपहार मिले हैं वो अपने साथ रखता हूँ। कवि को यह संसार अधूरा लगता है, इसलिए वो अपनी कल्पना का संसार अपने साथ रखते हैं। आगे है 4 पंक्तियाँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। देखो, मैं जला हृदय में अग्नि, हृदय मतलब मन, अग्नि मतलब सोच विचार, दहना मतलब जला के रखना। और सुख हो या दुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कवि क्या करते हैं, खुश रहते हैं। तो इन पंक्तियों को आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उसमें मस्त रहता हूँ। यह संसार आपदाओं का सागर है। आपदा मतलब परेशानियाँ, कठिनाइयाँ। लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है, उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। तो ये थी इन पंक्तियों की व्याख्या। अब हम बढ़ते हैं काव्य सौंदर्य की तरफ। तो इस पैराग्राफ में कवि ने प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है, व्यक्तिवादी विचारधारा को प्रमुखता दी है। व्यक्तिवादी मतलब समाज की बजाय व्यक्ति को महत्व दिया है। सपनों का संसार में अनुप्रास तथा भव सागर और भव मौजों में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है, तत्सम शब्दावली की बहुलता है और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। तो आगे बढ़ते हैं हम इस पैराग्राफ के प्रश्नों की ओर। इसमें प्रश्न है, निज उर के उद्गार व उपहार से कवि का क्या तात्पर्य? कवि क्या कहना चाहते हैं इन 2 बातों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। आगे है, कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता? और 3rd प्रश्न है, कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है, वह व्यथित क्यों है, परेशान क्यों है, ये आपको बताना है। तो ये मैंने आपको बताए शुरू के 4 पैराग्राफ, उनकी व्याख्या, उनका प्रसंग, संदर्भ, काव्य सौंदर्य और अभी तक सीबीएसई में जो प्रश्न आए या इन पैराग्राफ में जो प्रश्न बन रहे थे वो अभी तक के हमने पढ़े। अब हम दूसरा भाग, इसके बाद वाले जो पैराग्राफ हैं वो हम दूसरे भाग में देखेंगे। धन्यवाद।